अच्छा जी, so the question that we'll be covering up today is from October November 2011. एक full flash पूरा सोल ट्रेडर का सवाल है. Let's start the question. Bismillahirrahmanirrahim. Christie is a sole trader prepared the following trial balance on 30th April 2011. सबसे पहली चीज जब आपने सवाल के अंदर पढ़नी है, मैंने आपको पहले भी कल वाली क्लास में भी जो हमारी पहला सवाल है उसमें हमने सोल ट्रेडर का किया था उसमें मेंशन करी थी कि जैसे ही आपने ईयर एंड पढ़ लिया ना कि ट्रायल बैलेंस आपको 30 अप्रैल 2011 का बना के दिया गया है, इसका मतलब ये क्लोजिंग डेट है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर खत्म 30 अप्रैल 2011 को हो रहा है. तो हमें अपने पास स्पेसिफाई कर लेना है कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा. अगर अकाउंटिंग ईयर एंड 30 अप्रैल 2011 को हो रहा है तो इट क्लियरली मींस कि अकाउंटिंग ईयर का जो स्टार्ट है दैट वाज ऑन 1 मई 2010. ये चीज मैंने पढ़ते साथ ही अपने पास मेंशन कर लेनी है कि अगर अकाउंटिंग ईयर एंड गिवन है 30 अप्रैल 2011 के, व्हाट्स एवर अकाउंटिंग ईयर एंड गिवन है, तो उसका स्टार्टिंग ईयर क्या होगा या स्टार्टिंग डेट ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर क्या होगी. आफ्टरवर्ड्स हम पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे. मैं आपको पेपर जो खुद भी अभी सॉल्व करूंगा, तो मैंने पहले सवाल करते हुए भी यही कोशिश थी कि पेपर आपको सवाल इस तरीके से सॉल्व करूं जिस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करना है. तो पेपर के अंदर जैसे ही आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का या सोल ट्रेडर का सवाल आता है, तो जो ट्रायल बैलेंस है ना उसको आपने फौरन से लाइक से 1 मिनट के अंदर स्किम कर लेना है. मुझे जाहिर सी बात है मैं आपको समझा रहा हूँ तो शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन वैसे आपने 1 मिनट के अंदर बस ट्रायल बैलेंस को स्किम कर लेना है कि क्या क्या रेलिवेंट बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है. तो हमारे पास रेंट गिवन है जनाब $4,000 का, जनरल एक्सपेंसेस गिवन है $6,000 के, इंश्योरेंस गिवन है $3,300 की, सैलरीज गिवन है $14,000 की, इलेक्ट्रिसिटी गिवन है $2,000 की. एक बात जो कि मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर किसी एक्सपेंस की फिगर दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे जो भी 4-5 मैंने बैलेंसेस रीड किए हैं ये सारे एक्सपेंसेस हैं, अगर किसी एक्सपेंस की फिगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है तो दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट जो कि मैंने उस एक्सपेंस के लिए पे करी है. लेट्स से रेंट के लिए मैंने 4,000 इस पूरे अकाउंटिंग ईयर में पे किया तो 4,000 ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है. जनरल एक्सपेंसेस के लिए 6,000 पे किया तो 6,000 लिखा हुआ है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब मैं इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के कॉलम के अंदर सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करूंगा तो मैं यही 4,000 6,000 3,000 रिकॉर्ड कर दूं. मुझे एडजस्टमेंट्स को भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा. और अगर किसी एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड अक्रूवल या प्री पेमेंट की कोई एडजस्टमेंट है तो उसका जो भी रेलिवेंट ट्रीटमेंट है वो मैं करूंगा. हाँ, अगर कोई उससे रिलेटेड लेट से कोई एक एक्सपेंस है, लेट से सैलरीज का एक्सपेंस है, इससे रिलेटेड कोई बात ही एडजस्टमेंट के अंदर नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर फिगर दी हुई गिवन थी, यानी कि यहाँ पे इस केस में सैलरीज की फिगर अगर $14,000 दी हुई है तो यही वो फिगर है जो कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर इनकर करी है. दैट इज द एक्सपेंस विच आई हैव इंकर्ड. इतनी की सर्विस मुझे मिली है और मैंने टोटल अमाउंट जो जितनी की सर्विस यूटिलाइज की थी उतनी मैंने पे भी कर दी है, एंड दैट विल सिंपली बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट. लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट हुई तो फिर मैं उस एडजस्टमेंट का अक्रूवल प्री पेमेंट की कोई भी एडजस्टमेंट गिवन हुई तो मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगा. देन कैपिटल. कैपिटल का बैलेंस मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर लिखेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इवन थो ट्रायल बैलेंस 30 अप्रैल 2011 को एक्सपेक्ट किया गया है, लेकिन कैपिटल का जो बैलेंस गिवन होगा ये कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा. फिर आपके पास इसी तरीके से मोटर एक्सपेंस गिवन है, बेड डेट्स गिवन है $200 का, ड्रॉइंग्स गिवन है $6,000 की, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 6,200 का, ट्रेड पेबल्स गिवन है $3,800 के, एंड यू आर गिवन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट व्हिच इज $2,600. इन्वेंट्री आपके पास अगेन जो इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर रिटर्न होगी वो इन्वेंट्री भी ओपनिंग इन्वेंट्री काउंट करी जाएगी. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए, अच्छा, कल जो मैं एक सवाल करा रहा था क्लास के अंदर तो उसके अंदर रिटर्न था इन्वेंट्री एट दिस डेट, और वो डेट जो है वो अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग डेट थी, और मैंने वो पढ़ते हुए भी बता दिया था कि एग्जामिनर हर बार इतना मेहरबान नहीं होगा कि ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री की फिगर लिख रहा है उसके आगे उसकी डेट भी लिखे. जैसे सवाल में आप देखो इन्वेंट्री के आगे उसने डेट नहीं लिखी, लेकिन मुझे पढ़ के भी पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जैसे कि कैपिटल की फिगर हो गई या इन्वेंट्री की फिगर हो गई, तो ये दोनों फिगर्स ओपनिंग फिगर होती हैं. कैपिटल भी ओपनिंग कैपिटल है और इन्वेंट्री भी ओपनिंग इन्वेंट्री है, जो कि फर्स्ट में 2010 को जो ओपनिंग डेट थी अकाउंटिंग ईयर की उस डेट पे जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. देन हमारे पास 10% का बैंक लोन है. 10% यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10% इज द रेट. हमने 10% के रेट के ऊपर 10% के इंटरेस्ट के ऊपर $15,000 का हमारे बिजनेस ने क्रिस्टी ने लोन लिया हुआ है. देन हमारे पास लोन इंटरेस्ट है. अब देखिएगा लोन इंटरेस्ट अगेन
लोन इंटरेस्ट क्या है, हमारे पास एक एक्सपेंस होता है, और मैंने आपको अभी बताया एक्सपेंसेस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी एक्सपेंस रिटन होगा वो उसकी पेड अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर लोन इंटरेस्ट 1250 रिटन है, इसका मतलब ये है कि हमने इतना इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब सवाल ये उठता है क्या इनकम स्टेटमेंट में भी के अंदर भी मैं 1250 ही रिकॉर्ड करूंगा? तो इसका जवाब है इट डिपेंड्स। अगर तो आपका लोन इंटरेस्ट की जो अमाउंट इंकर्ड हुई है, अगेन मैं अमाउंट इंकर्ड का जो हुई है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसको अभी बताऊंगा, लेकिन इंकर्ड का मैं वर्ड जहां जहां यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए कि सर इंकर्ड का वर्ड जब यूज करें तो उसका मतलब ये है कि हमने सर्विसेज उस साल कितने हमने कितने अमाउंट की सर्विसेज उस साल यूटिलाइज करी हैं। तो लोन का जो इंटरेस्ट है, अगर लेट से हमें लोन दिए हुए हमने पूरे 12 महीने, लेट से हमने एक बैंक से लोन लिया और पूरे 12 महीने उस लोन को ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर वो लोन हमारे पास था, तो इसका मतलब यह है कि पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस जाएगा। लेकिन लेट से अगर मैंने जो लोन लिया है, लेट से अकाउंटिंग ईयर मेरा स्टार्ट हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस सवाल से रिलेटेड नहीं है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा था 1 जनवरी को, लेकिन मैंने लोन लिया लेट से 1 अप्रैल को। तो अब ये जो जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीने जो कि हमारे अकाउंटिंग ईयर के अंदर के ही महीने हैं, इनके इन डेट्स के अंदर या इन मंथ्स के अंदर हमारे पास ये लोन पड़ा हुआ नहीं था। तो जब मैं इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, जो कि हर बार करना लाजमी है, चाहो तो इसको अपने पास लिख भी लो, मैं भी बल्कि यहाँ पे लिख दूंगा, भले उसने यहाँ पे बताया ना ट्रायल बैलेंस के अंदर भले गिवन है लोन इंटरेस्ट पेड दिस मच 1250, डजंट मैटर, भले से लोन इंटरेस्ट पेड की अमाउंट ही क्यों ना गिवन हो, स्टिल मैं जो इंटरेस्ट का इंकर्ड हुआ है मेरा, यानी मेरा इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो कैलकुलेट हमेशा करूंगा, और उसको करने का तरीका भी एडजस्टमेंट्स पढ़ने के साथ साथ हम उसको कैलकुलेट भी करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट regardless of the fact whether interest paid amount is given or not given, or not given, we will still calculate interest incurred। incurred से मुराद मेरा ये कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना था, इंटरेस्ट एक्सपेंस स्लैश इनकर्ड, कि भाई हमने पूरे साल, हो सकता है हमने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 3 महीने गुजरने के बाद लोन लिया हो, तो भाई अब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, सिर्फ 9 महीने का जाएगा, एंड उसकी जो कैलकुलेशन है वील डू दैट कैलकुलेशन जस्ट इन अ व्हाइल। आफ्टर लोन इंटरेस्ट हमारे पास कैरेज आउटवर्ड्स गिवन है। कैरेज आउटवर्ड्स हमें पता है कि भाई जब हम अपनी शॉप से कस्टमर को माल डिलीवर करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंकर करते हैं, दैट आर नोन एज कैरेज आउटवर्ड्स। इसको हम लोग कैरेज ऑन सेल्स भी कहते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। और इसके जो ऑपोजिट होता है वो होता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जब हम लेट्स से अपनी फैक्ट्री से या कह लो कि किसी सप्लायर से जब अपनी दुकान पे गुड्स को डिलीवर करवाने के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पे कर रहे हैं तो उसको हम कैरेज इनवर्ड्स कहते हैं। और कैरेज इनवर्ड को जो प्यार से मैं कैरेज ऑन परचेजेस भी बुला सकता हूँ, एंड कैरेज इनवर्ड्स को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते वक्त इंक्लूड करते हैं, जबकि कैरेज आउटवर्ड जो है दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस। Then afterwards we are given commission received $730, which is other income for the business। ऑर्डनरी गुड्स परचेज गिवन है कितने का, $56,000 का। रेवेन्यू हमारे पास गिवन है 1,08,000 का। देन परचेज रिटर्न जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं 2,500 की गिवन है। सेल रिटर्न जिसको हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं हमारे पास 4,800 की गिवन है। डिस्काउंट अलाउड जो मैंने ट्रेड रिसीवेबल को किया है वो $600 का किया है, जो कि हमारा एक एक्सपेंस ऑब्वियसली सी बात है। एंड डिस्काउंट रिसीव जो मुझे मेरे सप्लायर से डिस्काउंट मिला है वो $400 का मिला है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए अदर इनकम में ट्रीट किया जाएगा। आफ्टरवर्ड्स वी आर गिवन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जिस तरीके से इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री है, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है, जब भी ट्रायल बैलेंस पे गिवन हो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कौन सा सवाल कर रहे हो, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल की फिगर गिवन है, या तुम्हारे पास इन्वेंट्री की फिगर गिवन है, या इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की फिगर गिवन है, तो वो ओपनिंग बैलेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभार वो स्पेसिफाई कर देगा कि ये ओपनिंग बैलेंस है, कभी कभार नहीं करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई कैपिटल का बैलेंस जो
ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, या इन्वेंट्री का जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, या सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो वो ओपनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टरवर्ड्स वी आर गिवन इक्विपमेंट। अब देखो यहाँ पे इक्विपमेंट हमें पता है कि इट इज अ नॉन करंट एसेट, बट अब यहाँ पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट को की जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि उसने सिर्फ इक्विपमेंट लिख दिया, लेकिन इक्विपमेंट का बैलेंस अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो हमें पता है कि भाई अगर नॉन करंट एसेट का कोई बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो उसका मतलब ये उसकी कॉस्ट के बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इवन तो उसने यहाँ पे आगे लिखा नहीं है कि इक्विपमेंट एट कॉस्ट, लेकिन क्योंकि ये देखो कि ये आपके पास अगर दो साइड हैं, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, तो जो डेबिट साइड पे अगर आपके पास इक्विपमेंट लिखा हुआ आ रहा है तो दैट रिप्रेजेंट्स इक्विपमेंट एट कॉस्ट, यानी कि नॉन करंट एसेट जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट मेरे पास कितनी पड़ी हुई है। एंड इक्विपमेंट की अब तक की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो कि अगेन जस्ट लाइक इन्वेंट्री, जस्ट लाइक कैपिटल, जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नॉन करंट एसेट्स के लिए गिवन होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो भी अगेन ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इक्विपमेंट के बाद वी हैव अनदर नॉन करंट एसेट व्हिच इज मोटर व्हीकल, एंड देन वी हैव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल जो कि अगेन ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस से गिवन था, जिसको मैंने आपको बताया कि एग्जाम के अंदर यू विल जस्ट हैव 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर इसको आपने स्किम कर लेना है कि बैलेंसेस गिवन कौन कौन से हैं। आफ्टरवर्ड्स जो आपने सबसे पहला काम करना है, जो आपने पेन उठा के एक्चुअल में चीजें करनी है, एडजस्टमेंट्स को करना है। कुछ बच्चे सवाल पहले उठा के स्टार्ट कर देते हैं, वो कहते हैं यार मुझे जो आता है मैं वो तो लिखूं, जो कि गलत अप्रोच है, बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। भाई क्या पता तुम पहली फिगर सेल्स की लिख दो और जब तुम एडजस्टमेंट पढ़ने नीचे जाओ तो एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर कोई सेल्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन हो, तो इसका मतलब तुमने तो जो ऊपर फिगर लिख दी ये सोच के कि यार सेल्स की तो क्या ही एडजस्टमेंट गिवन होगी, वो फिगर तुम्हारी गलत हो गई। और उसको अगर तुम आगे बढ़ गए तो अब सारा काटो पीटो और दोबारा से उसको रेक्टिफाई करो, जो कि तुम्हारा टाइम भी लेगा, और हकीकत बात तो ये कितना टाइम होता ही नहीं पेपर के अंदर। देन एडजस्टमेंट्स के अंदर हमारे पास पहली एडजस्टमेंट क्या गिवन है, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन एज द क्लोजिंग इन्वेंटरी एट 30th अप्रैल 2011 वाज वैल्यूड एट 4200। हमें क्लोजिंग इन्वेंटरी बता दी उसने कितने की गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंटरी कह रहा है $4200 की हमारे पास गिवन है, विच इज वेरी इजी, इसके लिए कोई हमें खास काम करने की जरूरत पड़ेगी। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या कहता है, सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर हमसे कहता है इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सपेंसेस इज एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर $1200, this item has not yet been included in the equipment account। फिर से पढ़ता हूं, कहता है इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सपेंसेस, कह रहा है जनरल एक्सपेंस का जो ऊपर बैलेंस रिटर्न है ना, ये सेकंड बैलेंस 6000 जो रिटर्न है, कहता है इस बैलेंस के अंदर इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सपेंसेस इज एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर $1200। कह रहे हैं आपने जनरल एक्सपेंसेस के अंदर जो क्या कहते हैं एक इक्विपमेंट परचेज किया है और उस इक्विपमेंट की परचेज को आपने जनरल एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड कर दिया है, जो कि जाहिर सी बात है गलत है। भाई इक्विपमेंट खरीदा है, नॉन करंट एसेट खरीदा है, तो नॉन करंट एसेट को बढ़ाना चाहिए था, आपने नॉन करंट एसेट को बढ़ाने की जगह जनरल एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया। तो अब मैं जब इस एंट्री को ठीक करूंगा तो मैं यहाँ पे अपने पास जनरल एक्सपेंसेस के आगे लिख लूंगा -1200। एडजस्टमेंट नंबर 2 की वजह से मुझे ये पता चला कि जनरल एक्सपेंसेस 1200 से गलत इसकी अमाउंट एक इंक्लूड हुई हुई है, जो कि एक्चुअल में किस चीज का पार्ट है, जो कि एक्चुअल में इक्विपमेंट अकाउंट का पार्ट है, और लिखा हुआ है दिस आइटम हैज नॉट येट बीन इंक्लूडेड इन द इक्विपमेंट अकाउंट। तो इक्विपमेंट अगर 48,000 का था तो उसके अंदर ये 1200 का जो हमने इक्विपमेंट खरीदा है ये ऐड हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। तो मैं इसको ऐड कर लूंगा, तो मैं यहाँ पे +1200 भी लिख लूंगा। एंड दैट इज द एग्जैक्ट सेम वे जो कि आपको पेपर के अंदर भी करना है। आपने एडजस्टमेंट पढ़ी, आपको पता चल गया कि यार जनरल एक्सपेंसेस 1200 से फजूल में हमने एक इक्विपमेंट खरीदा था, उसको हमने फजूल में गलती से जो जनरल एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड कर लिया, जो कि होना नहीं चाहिए था इंक्लूड। तो मैं यहाँ पे अपने पास अपनी आसानी के लिए -1200 करके जनरल एक्सपेंसेस को के आगे -1200 लिखूंगा, और जो इक्विपमेंट जो कि 48,000 का है, जिसमें हमने जब 1200 का इक्विपमेंट खरीदा है वो अभी तक इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो उसके आगे +1200 लिख लूंगा, ताकि जब मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बना रहा हूं तो मैं उधर राइट वैल्यू को इंसर्ट करूं। अच्छा, हो सकता है कि भाई इन्हीं दो बैलेंसेस के अंदर लेट्स से जनरल एक्सपेंस और इक्विपमेंट के अभी भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट हो जो कि मैंने नहीं पढ़ी हो, मैं तो अभी सिर्फ दो एडजस्टमेंट पढ़ के बैठा हूं ना, तो मुझे इन फिगर्स को इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी में अभी रिकॉर्ड नहीं करना है। मैं इनको इकट्ठे जब तमाम एडजस्टमेंट्स को पढ़ के उनकी वर्किंग्स देख लूंगा, उसके बाद जो फाइनल फिगर होगी उसको उठा के इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी के अंदर लेके जाऊंगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर देखते हैं क्या कहता है।
A check for $800 received from a credit customer has not yet been entered in the account. कह रहा है कि तुम्हें एक $800 का चेक मिल चुका है कस्टमर से और तुमने उसको अभी तक अकाउंट के अंदर डाला ही नहीं है। जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं ना, एरर ऑफ ओमिशन, कि तुमने अभी तक उसको एंटर ही नहीं किया। तो मैं इसको एंटर कर लूंगा। बहुत सिंपल सी बात है, चेक मिला है तो बैंक डेबिट होगा, और क्योंकि क्रेडिट कस्टमर से चेक मिला है तो ट्रेड रिसीबल क्या हो जाएंगे, ट्रेड रिसीबल क्रेडिट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या बना कि मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है और मेरे ट्रेड रिसीबल्स का बैलेंस कम हो रहा है। तो चेक फॉर 800 जब मुझे मिला तो मैं यहाँ पे बैंक के अंदर, बैंक की क्या फिगर है, किधर फिगर रिटर्न है बैंक की, लेट्स सी, हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है ना, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर बैंक भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसको मैं बढ़ा दूंगा कितने से, 800 का चेक मिला है तो 800 से इसको बढ़ा दूंगा। और ट्रेड रिसीबल को क्योंकि मैंने कम करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रेडिट कस्टमर से लिखा हुआ है काफी क्लियरली, जो कि ट्रेड रिसीबल्स होते हैं हमारे, उससे चेक मिला है, तो जब वो चेक दे देगा तो जाहिर सी बात है अब हमारा ट्रेड रिसीबल 800 से कम हो जाएगा। तो देख रहे हो, मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ वहां वहां जिस जिस बैलेंस के ऊपर जो जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको साइड में अपने पास छोटा सा लिखता जा रहा हूँ। एंड दैट्स द सेम वे जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेपर के अंदर भी करो, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, एक बच्चे जो कि कुछ की आदत होती है कि भाई पूरी वर्किंग यहाँ पे साइड में करेंगे और फिर बाद में जाके जो है जब इनकम स्टेटमेंट या एसओएफपी बनाएंगे तो उसमें फिर जाके पहले यहाँ से बैलेंस उठाएंगे और फिर देखेंगे यार हमने इधर वर्किंग में क्या किया था, और उसके बाद फाइनल फिगर लिखेंगे, विच इज क्वाइट टाइम टेकिंग। अच्छा, कुछ चीजों के लिए तो वो ठीक है, कुछ चीजें जिनकी वर्किंग लंबी होती हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, पीबीडी हो गया, उनके लिए तो चलो समझ आती है बात। लेकिन अगर आप हर एडजस्टमेंट के लिए ऐसे काम करोगे तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा। 20 मिनट का, 20 मार्क का सवाल है तो मैंने आपको बताया हुआ 20 मिनट आपके पास है, 20 का 21 करोगे तो आप अगले सवाल का टाइम यूज कर रहे हो। तो दिस वॉज एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद अब जरा एडजस्टमेंट नंबर 4 पे अगर हम आए, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर हमसे क्या कहता है, 8 अप्रैल 2011 लोन इंटरेस्ट ओइंग अमाउंटेड टू $250। मैंने अभी बात की थी ना कि हम लोन इंटरेस्ट इंकर्ड निकालेंगे, तो जरा लोन इंटरेस्ट इंकर्ड निकालने का मैं आपको तरीका बता दूं। अच्छा, यहाँ पे तो उसने आसानी कर दी, बड़ी आसानी कर दी उसने। क्या आसानी कर दी, उसने खुद ही बता दिया कि भाई तुम्हारा लोन इंटरेस्ट इतना अक्रूड हुआ है। उसने बता दिया लोन इंटरेस्ट ओइंग, ओइंग का क्या मतलब है भाई, ओइंग का मतलब है अक्रूड की, यानी कि तुमने सर्विस यूटिलाइज कर लिया लेकिन अभी तक पे नहीं किया। ओइंग का मतलब ये कि तुमने पे करना है। तो लोन इंटरेस्ट ओइंग कितना है, $250 है, यानी कि ये अक्रूड एक्सपेंस है। ये लोन इंटरेस्ट क्या हो गया, ओइंग है, मैंने अभी तक सर्विस यूटिलाइज कर लिया और पैसा नहीं दिया, तो दैट इज एन अक्रूड एक्सपेंस। और अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, ऊपर जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इंटरेस्ट मैं पे कर चुका हूं, दैट वाज 1250, उसके अंदर ये 250 क्या हो जाएगा, ये 250 ऐड हो जाएगा। क्यों सर ऐड क्यों कर रहे हैं, तो भाई एक तो तरीका है जो उसको निमोनिक, जिससे बच्चे अक्सर याद रखते हैं कि भाई अक्रूवल है, ए फॉर अक्रूवल, ए फॉर एडिशन, जिसको मैं तो इतना रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप लॉजिकली सोचो। भाई लॉजिकली सोचो तो सर कैसे सोचे, भाई आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो लोन इंटरेस्ट पेड की अमाउंट गिवन थी वो 1250 गिवन थी। ये मैंने आपको बताया वो अमाउंट है जो आप पे कर चुके हो। नीचे वो कहता है कि भाई 30 अप्रैल 2011 जो कि तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर एंड है, उस पे तुम $250 का लोन इंटरेस्ट ओ करते हो। मतलब 1250 तुमने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर पे किया और फिर साल के एंड में 250 ओ करते हो। तो भाई ओ क्यों करते हो, ओ तुम इसी वजह से करते हो कि तुम्हें उस पैसे, उस इंटरेस्ट के बदले में जो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी है वो तुमने यूटिलाइज कर ली है, लेकिन उसके बदले में जो पूरा इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ, लेकिन जो पूरा इंटरेस्ट है वो तुमने पे नहीं किया हुआ। कितना नहीं पे किया हुआ, 250 पे नहीं किया हुआ, और बाकी जो पे किया हुआ वो कितना पे किया हुआ है, 1250 पे किया हुआ है। लेकिन हमारा कंसर्न इस चीज से है कि भाई ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इंटरेस्ट इंकर्ड कितने का हुआ, इंटरेस्ट इंकर्ड कितने का हुआ। तो 1250 मैं पे कर चुका हूं, उसके अलावा जो 250 मैंने पे नहीं किया, जब मैं इसको ऐड कर लूंगा तो दैट विल बी द फाइनल अमाउंट फॉर द इंटरेस्ट इंकर्ड। जिसको निकालने का एक और तरीका क्या होता है, लोन इंटरेस्ट इंकर्ड निकालने के लिए जो बैंक लोन की फिगर है कि मैंने लोन लिया हुआ कितने का है, वो फिगर मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, कि कितने रेट पे मैंने जो है उस लोन को लिया हुआ है। और फिर इसके आगे एक और चीज भी होती है जो कि इस सवाल में तो इतनी रेलिवेंट नहीं है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्यों सर, टाइम पीरियड तो हम नई चीज सुन रहे हैं। भाई देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि अगर तुम लोन अकाउंटिंग ईयर के 2-3 महीने गुजरने के बाद ले रहे हो तो फिर तुम्हारा जो इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट है वो भी उतनी ही होगी, उतने ही महीनों के लिए होगी जितने महीने के लिए तुमने लोन लिया है, या जितने महीने तुमने इस करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर लोन को अपने पास रखा है। तो अगर यही लोन, अगर इसके लिए लेट्स से अकाउंटिंग ईयर इसका स्टार्ट हो रहा है 1 मई को,
अगर वो कोई ऐसी बात कर देता ना कि लोन तो जनाब आपने लिया ही 1 जुलाई को है, तो उसका मतलब मई और जून के महीने में ये लोन मेरे पास नहीं था, तो अब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मैं इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर चार्ज नहीं करूंगा, सिर्फ 10 महीने का चार्ज करूंगा। लेकिन इस केस में, इसकी जो मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, तो उसने तो ऐसी कोई बात करी भी नहीं है। उसने तो सिर्फ कहा है कि भाई आप लोन इंटरेस्ट $250 का आपको देना बाकी रहता है, 1250 आप दे चुके हो, 250 बाकी रहता है। तो बाकी रहने से मतलब मैंने आपको बता दिया यही है कि इसके बदले की सर्विसेज आप ले चुके हो, लेकिन ये पैसा अभी तक आपने दिया नहीं है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर मेरा क्या कंसर्न होता है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर मेरा कंसर्न ये होता है कि जो अमाउंट इंकर्ड हुई है, जो एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है, उस एक्सपेंस को लेके इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाए। तो यहाँ पे अगर मैं लोन इंटरेस्ट इंकर्ड निकालना चाहूँ तो बैंक लोन कितने का था, बैंक लोन हमारे पास यहाँ पे गिवन था कोई जनाब 10% लोन 15,000 का, और इंटरेस्ट रेट उस पर दिया हुआ है कितने का, 10% का। तो अगर आप 15,000 का 10% लगा लें तो क्या निकल के आएगा, 1500 ही निकल के आएगा। एंड इंटरेस्ट इंकर्ड की जो अमाउंट है, दैट इज द अमाउंट विच शुड बी रिकॉर्डेड इन योर इनकम स्टेटमेंट। तो 1250 प्लस 250 करो तो भी 1500 निकल के आया। जैसे कि हमने पहले किया था कि भाई 1250 पेड है, 250 अनपेड है, जो पेड प्लस अनपेड वाली अमाउंट निकाल दी तो मेरे पास इंकर्ड वाली अमाउंट आ गई। या फिर लोन इंकर्ड या इंटरेस्ट इंकर्ड निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं बैंक लोन को सिंपली इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करा दूं, तो भी मेरे पास लोन इंटरेस्ट इंकर्ड निकल कर आ जाएगा। टाइम पीरियड इस सवाल में इररेलेवेंट हो चुका है। लेकिन अगर जो पिछले सवाल के जो मैंने करवाया था क्वेश्चन 1, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग से आपके साथ शेयर करी थी, अगर उसको जाके देखो तो उसके अंदर एक लोन की जो एडजस्टमेंट थी, तो उसके अंदर यही बात थी कि 3 महीने बाद हमने लोन लिया था, तो फिर हमने उसके आगे 9/12 भी करा दिया था, ये बताने के लिए कि भाई सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होगा, उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन इस केस में वो बात इररेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस सवाल में ऐसी कोई बात की नहीं गई कि जनाब आपने जो लोन है वो तो अकाउंटिंग ईयर शुरू होने के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद लिया था। अगर की होती तो मैं उसकी भी एडजस्टमेंट करता। तो समझने की बात क्या थी भाई, कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम 1250 प्लस 250 1500 पूरा लोन इंटरेस्ट इंकर्ड लेके जाएंगे, और आपकी एसओएफपी के अंदर जो अनपेड अमाउंट है, जो कि ओइंग है, भाई ओइंग का क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन है, आपको पे करनी है, तो ये $250 जो आपका लोन इंटरेस्ट की अमाउंट ओइंग है, ये आपकी एसओएफपी के अंदर एज अ करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, अब इसी से एग्जैक्टली सिमिलर एडजस्टमेंट नीचे भी गिवन है। क्या कहा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी ओइंग वाज 380। तो ये भी क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का सिंपली सी बात ये है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ था कब, 30 अप्रैल 2011 को। तो अप्रैल के महीने का, लेट्स से अगर मैं थोड़ा लॉजिकली समझाऊं, कि अप्रैल के महीने का जो बिल आया होगा, वो भाई बिल पे तो नहीं किया हुआ ना, अभी अनपेड ही है वो बिल। मैं तो 30 अप्रैल को लेट से थ्योरेटिकली स्पीकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठ गया हूँ, तो 30 अप्रैल को तो अप्रैल के महीने का बिल ही नहीं पे। तो जो बिल पेड नहीं है, लेकिन आप सर्विस ले चुके हो, आपने पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर ली है, तो अब आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उसको पे करो। तो जस्ट लाइक लोन इंटरेस्ट ओइंग, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है, विच विल अगेन बी शोन इन दी एसओएफपी। और इनकम स्टेटमेंट की फिगर निकालने की बात करें तो दैट वुड बी कैलकुलेटेड इन द सिमिलर मैनर, कि इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट पे कितनी कर दी थी, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट जो मैंने पे की है दैट इज $2,000, और अनपेड कितनी रह गई एट द एंड ऑफ द ईयर, $380 अभी तक अनपेड है। तो मैं 2000 के अंदर अगर 380 ऐड कर लूंगा, सो दैट विल गिव मी द अमाउंट विच फॉर विच आई हैव यूटिलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, या वो अमाउंट निकल के आ जाएगी कि कितने का मैंने इलेक्ट्रिसिटी टोटल, कितने की अमाउंट की टोटल इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज यूटिलाइज करी है, विच शुड अल्टीमेटली बी रिकॉर्डेड इन माय इनकम स्टेटमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी के मैं 2000 के साथ क्या कर देता हूँ, प्लस कितना ओइंग था 380, तो प्लस 380। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2380 जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस। लेकिन एसओएफपी के अंदर सिर्फ जो मेरी ओइंग है, सिर्फ जो मेरी करंट लायबिलिटी है, जो कि अनपेड है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको मैं 380 को रिकॉर्ड करूंगा। फिर इंश्योरेंस के लिए क्या कहता है, अच्छा लकीर का फकीर बन के सबको ही नहीं ऐड करा लेना, क्या क्लूअल है तो भी ऐड करा लो, प्रीपेड है तो भी ऐड करा लो। लॉजिकली सोचो ना भाई, आपकी ये जो ओइंग वाला केस है, इससे मैंने बताया कि यार लेट से इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो 2000 तुम पे कर चुके हो, वो ट्रायल बैलेंस पर रिटर्न है। 250 जो तुम्हारा अनपेड है, तुम सर्विस ले चुके हो। अक्रूवल का जब मैं बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ा था, तो मैंने बताया था अक्रूड एक्सपेंस क्या है, व्हेन यू हैव यूटिलाइज्ड द सर्विस बट यू हैवंट येट पेड फॉर इट। और फिर मैंने उसके आगे बताया भी था कि भाई इनकम स्टेटमेंट के अंदर इट डजेंट मैटर कि क्या पे किया है, क्या रिसीव किया है, इट रियली डजेंट मैटर। इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस की वो अमाउंट जाएगी जो कि मैंने इंकर्ड करी है। इंकर्ड करने से मुराद क्या है, कि मैंने कितने की सर्विसेज ली हैं, और सर्विसेज मैंने 2000 जो पेड है, प्लस
380 जो कि सर्विस मिल चुकी है लेकिन अभी अनपेड है, वो मिला के जो 2380 है उतने की सर्विसेज ले ली है, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो पूरा 2380 जाएगा। प्रीपेड के अंदर इंश्योरेंस जो कि अगेन एक एक्सपेंस ही है, कहता है कि इंश्योरेंस का एक्सपेंस ऐसा है कि जो तुमने प्रीपे किया हुआ है, कितने से प्रीपे किया हुआ है तुमने, $460, $460, $460 से प्रीपे किया हुआ है। प्रीपे करने का क्या मतलब है कि भाई ये जो अकाउंटिंग ईयर था ना जो कि एंड हो रहा है 30 अप्रैल 2011 को, तुमने इसके बाद का भी कोई पैसा पे कर दिया, मे बी लेट से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, व्हाट्सोएवर, यहाँ पे इतनी डिटेल एडजस्टमेंट नहीं है, बस गिवन है कि तुमने $460 की इंश्योरेंस अभी से प्रीपेड की हुई है, अगले अकाउंटिंग ईयर की भी कुछ इंश्योरेंस का पोर्शन तुमने अभी से पे करके बैठे हुए हो। तो अब क्या मतलब है भाई, अगेन मैंने आपको बताया था, और जो इंश्योरेंस जो मैंने टोटल पे की है इस अकाउंटिंग ईयर में, वो कितने की पे किया, $3300 की पे किया। अब बच्चे क्या करेंगे, या तो $3300 को इनकम स्टेटमेंट में लिख दो, तो गलत है भाई। क्यों गलत है भाई, 3300 तो तुमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुमने जो इंश्योरेंस की सर्विस यूटिलाइज करी है या इंश्योरेंस का जो खर्चा इंकर किया है वो भी 3300 का है। भाई जैसे कि अक्रूवल के अंदर केस में क्या है, मैंने सर्विस यूटिलाइज कर ली, मैंने आगे की अमाउंट उस महीने की अमाउंट पे ही नहीं करी हुई। प्री पेमेंट के अंदर केस उल्टा है, मैंने आने वाले महीनों की भी अमाउंट पे कर दिया है। तो अगेन भाई तुमने आने वाले महीनों की अमाउंट पे कर दी तो क्या हुआ, मैंने थोड़ी कहा था पे करो। क्रिस्टी को अपनी मर्जी थी, क्रिस्टी के जो सोल ट्रेडर है उसको दिल चाहा कि भाई मैं लेट्स से सेट हूं, मैं अगले महीने की पहले से अमाउंट प्रीपे करके रखूंगी, तो रखे रहे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो स्टिल सिर्फ वो अमाउंट जाएगी जो कि इस साल इंकर्ड हुई है। तो अगर आपने अगले साल की कोई पेमेंट अभी से करी हुई है और टोटल पेमेंट आपकी लेट्स से अगर 3300 और आपने अगले साल के लिए $460 प्रीपे किया हुआ है, तो ये $460 3300 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अमाउंट पेड जो है उसके अंदर अगले साल की जो आप सर्विस यूटिलाइज करोगे उसकी भी कुछ अमाउंट आपने पे करी हुई है, तो वो अमाउंट इस अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंस से तो इररेलेवेंट हो गई। भाई ये साल तो 30 अप्रैल 2011 को खत्म हो गया, अब मैंने मई 2011 या लेट से जून 2011 के भी अगर कुछ इंश्योरेंस के पैसे दिए हुए हैं तो वेरी गुड, ठीक है, दिए में कोई मसला नहीं है, लेकिन एज अ एक्सपेंस उनको काउंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये एक्सपेंस अगले अकाउंटिंग ईयर से रेलेवेंट है, एंड एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर आर टू बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर। तो मैं ये नहीं कर सकता कि जो पैसे मैंने अगले अकाउंटिंग ईयर के 2-3 महीनों के लिए पे किए हुए हैं उसको भी इसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर एज एक्सपेंस शो कर दूं, दैट विल बी अगेंस्ट द मैचिंग प्रिंसिपल और द मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि आपको कहता है कि भाई नहीं, रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस हैं वो हर साल के आपसी में मीट होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि अगले साल की पेमेंट अभी से कर दी तो जो पेमेंट कर दी उसको इसी साल के एक्सपेंस दिखा दो, नहीं, उस साल वो जो पेमेंट है अगर उसकी सर्विस अगले साल मिलेगी तो उसका एक्सपेंस भी अगले साल दिखाओगे। तो इसी वजह से जो मैंने यहाँ पे 460 की प्री पेमेंट इंश्योरेंस की करी हुई थी उसको ऊपर टोटल पेमेंट 3300 में से माइनस करा दिया, और ये 460, अब ये 460 क्या है, दिस इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या होता है, prepaid expense is a current asset for the business which will again be shown in my statement of financial position. Then afterwards adjustment number 5 में क्या कहता है, during the year Christie had withdrawn for her personal use goods costing $1800। कह रहा है कि क्रिस्टी ने अपने पर्सनल यूज के लिए $1800 के गुड्स को विड्रॉ किया है, एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी अकाउंट्स। तो मैंने आपको जब फॉर्मेट्स में पढ़ा था तो बताया था कि भाई जो गुड्स की ड्राइंग है, ड्राइंग 3 तरीकों से हो सकती है, या ओनर नॉन करंट एसेट अपने पर्सनल यूज में निकाल ले, या वो कैश और बैंक से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले, या वो गुड्स निकाल ले। अगर वो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स की ड्राइंग कर रहा है तो भाई आप इसको परचेजेस में से माइनस करोगे। क्यों परचेजेस में से माइनस करेंगे सर, लेट्स से यहाँ पे भी आपके पास परचेजेस गिवन है, टोटल परचेजेस फॉर गुड्स यहाँ पे गिवन है 56,000 की। भाई 56,000 की परचेज इज एक्सपेंस फॉर योर बिजनेस, लेकिन इसमें से आपने 1800 के गुड्स को तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज ही नहीं किया, उसको तो आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, तो मैं उसको शुरू से परचेजेस के अमाउंट में से ही डिडक्ट कर दूंगा, क्योंकि भाई ये तो 56,000 में से जो 1800 का जो एलिमेंट है ये तो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज ही नहीं हुआ है, ये मेरे पर्सनल यूज के लिए मैंने लेट से गुड्स निकाले और विड्रॉ किया और उनके लिए मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो इस 1800 को मैं परचेजेस में से क्या कर दूंगा, इस 1800 को मैं परचेजेस में से माइनस कर दूंगा। सो ओनली ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम परचेजेस। अगर कोई और ड्राइंग होती, कैश की ड्राइंग होती या बैंक से ड्राइंग की हुई होती या कोई नॉन करंट एसेट विड्रॉ किया हुआ होता,
तो उसको मैं परचेजेस में से माइनस नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये गुड्स की ड्राइंग है, तो गुड्स की ड्राइंग विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम परचेजेस। आई विल राइट अ नोट फॉर दिस एज वेल, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। क्योंकि ड्राइंग की अमाउंट अक्सर ना दो गिवन होती हैं। इस सवाल के अंदर ये भी देखो, अच्छा इस सवाल के अंदर भी अगर आप यहाँ पे जरा हाईलाइट करता हूँ मैं, रियलाइज करो ड्राइंग्स एक रिटर्न है कितना 6,000 का। ये जो ड्राइंग्स गिवन है ये ओवरऑल ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर हो सकता है ओनर ने कुछ कैश भी विड्रॉ किया हो, क्वाइट पॉसिबली कोई नॉन करेंट एसेट भी विड्रॉ किया हो, वो टोटल मिला के 6,000 बन रहा है। लेकिन 1800 की जो उसने गुड्स की ड्राइंग की है, सिर्फ ये जो गुड्स की ड्राइंग है ये परचेजेस में से माइनस होगी। कहीं आप इस 6,000 की ड्राइंग को भी गुड्स से माइनस कराओगे तो वो काम गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ नोट बना के लिख भी देता हूँ, ओनली ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, ओनली ड्राइंग ऑफ गुड्स, जब ओनर ड्राइंग कर रहा है किसकी, गुड्स की, ओनली ड्राइंग ऑफ गुड्स will be subtracted from purchases, will be subtracted from purchases। सिर्फ हम इसको purchases में से क्या करेंगे, subtract करेंगे, will be subtracted from purchases। इसके अलावा कोई ड्राइंग है तो वो purchases में से माइनस नहीं होगी। अच्छा, परचेजेस में तो माइनस कर दिया, लेकिन आप जरा गौर करो क्या कहा हुआ है, दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डेड ही नहीं है। यानी कि भाई देखो, जब आप ड्राइंग कर रहे हो, अगर मैं आपको डबल एंट्री भी बना के दिखाऊं तो डबल एंट्री क्या बनेगी ड्राइंग की, ड्राइंग वी ऑल नो इज कॉन्ट्रा कैपिटल। अगर ओनर पैसा डाल सकता है तो ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल भी सकता है। तो अगर कैपिटल की नेचर क्रेडिट है तो ड्राइंग की नेचर क्या है, ड्राइंग की नेचर डेबिट है, बिकॉज ड्राइंग आर व्हाट, ड्राइंग्स आर कॉन्ट्रा कैपिटल। तो ड्राइंग जब बढ़ेगी तो क्या होगा, ड्राइंग जब बढ़ती है तो हमें पता है डेबिट होगी। तो ड्राइंग्स डेबिट, अगर मैं इसी की डबल एंट्री बनाऊं तो मैं लिखूंगा ड्राइंग्स डेबिट कितने से, 1800 से, और परचेजेस क्रेडिट कितने से, 1800 से। क्यों, क्योंकि जो 56,000 की परचेजेस मैंने शुरू में रिकॉर्ड की हुई है उसमें से मुझे 1800 को 1800 से उसको कम करना है। क्यों, क्योंकि 1800 के जो नॉर्मल गुड्स मैंने परचेज किए थे वो तो मैं अपने पर्सनल यूज अपने घर पे लाके मैंने बेगम को गिफ्ट कर दिया है, तो उसका परचेजेस के अंदर कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे परचेजेस 1800 से क्या हो जाएंगी, वो आपके पास क्रेडिट हो जाएंगी। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे परचेजेस में से तो 1800 माइनस करा दिया, लेकिन इसके साथ साथ भाई ड्राइंग्स भी तो 1800 से डेबिट हो रही हैं। तो आपके पास जो ऊपर टोटल ड्राइंग 6,000 से रिटर्न थी यहाँ पे, ये भी कितने से बढ़ जाएगी, ये भी 1800 से बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइंग्स है ना, ये जो 6,000 की ड्राइंग्स है ये रिप्रेजेंट करिए कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने कितने विड्रॉल किए हैं। लेकिन फिर एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर वो कहता है कि तुमने इस क्रिस्टी ने पर्सनल यूज के लिए भी कुछ गुड्स निकाले हैं। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे उसने करी तो ड्राइंग्स ही है ना। अगर ड्राइंग्स करी है तो जो ड्राइंग्स का अपना बैलेंस है वो भी पड़ेगा, और क्योंकि गुड्स की ड्राइंग करी है तो परचेजेस क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। लेट से उसने करी होती कैश या बैंक की ड्राइंग तो फिर मैं परचेजेस को थोड़ी माइनस करता, फिर मैं कैश बैंक को माइनस कर लेता। लेट से उसने करी होती नॉन करंट एसेट की, लेट से वो उसके पास क्या नॉन करंट एसेट है, लेट से उसके पास इक्विपमेंट है, उसने इक्विपमेंट की ड्राइंग करी होती तो फिर मैं परचेजेस को नहीं माइनस करता, मैं इक्विपमेंट को माइनस कर लेता। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ड्राइंग किसी भी फॉर्म में हो रही हो, कैश की फॉर्म में हो रही हो, नॉन करंट एसेट की फॉर्म में हो रही हो, या आइदर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या वो तीसरी चीज थी आपका, गुड्स की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में हो रही हो, तीनों ही केसेस के अंदर आइदर इट्स गुड्स, आइदर इट्स बैंक कैश और आइदर इट्स नॉन करंट एसेट, तीनों केसेस के अंदर जो मेरा ड्राइंग का ओवरऑल बैलेंस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि जो ड्राइंग का बैलेंस जो इधर रिटर्न है 6,000 का, ये बता रहा है कि ड्यूरिंग द होल अकाउंटिंग ईयर इस बंदे ने कितने की ड्राइंग करी है। तो दैट इज 6,000 जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स है, प्लस 1800 की ड्राइंग जो कि इसने गुड्स की करी थी, विच वॉज नॉट अर्लियर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया तो ड्राइंग का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। आफ्टरवर्ड्स एडजस्टमेंट नंबर 6 के अंदर कहता है सर इसमें कमीशन। इन्वेंटरी को फर्क क्यों नहीं पड़ा? बेटा, इसके ना दो तरीके हैं। मैंने अगर तुम मेरी डिस्कशन हुई है नहीं हुई इस बारे में, लेकिन अगर आप कहो ना इधर जरा इधर देखो, द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 30 अप्रैल 2011 वाज वैल्यूड एट 4200। तो जब मैं परचेजेस को कम कर रहा हूं ना, देखो ये गुड्स पहले भी बात समझाई थी शायद, या मुझे नहीं याद है तुम्हारे साथ हुई है बात नहीं हुई, लेकिन जब आप इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री काउंट करते हो तो दैट इज नॉर्मली काउंटेड। मैं अगर ड्यूरिंग द ईयर उठा के कोई गुड्स अपने पास पर्सनल यूज में ले गया हूं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2-3 महीने बाद या जब भी क्लोजिंग डेट आई उसमें, जब भी मेरा जो भी बंदा था उसने जाके जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट किया, तो उस फिजिकली काउंटेड इन्वेंट्री के अंदर जो गुड्स मैं घर पे लेके आ गया और शायद मैंने खा पी भी लिया उस गुड्स को, वो तो काउंट होंगे भी नहीं। तो दैट इज वाई इसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। ठीक है। सही।
देन आफ्टरवर्ड्स एडजस्टमेंट नंबर 6 के बाद एडजस्टमेंट नंबर 7 में क्या कहता है? एडजस्टमेंट नंबर 7 में हमसे कहता है अच्छा 6 ही कर रहे हैं ना। कमीशन रिसीवेबल 150 वाज ओइंग टू क्रिस्टी एट 30 अप्रैल 2011। कह रहा है कि कमीशन रिसीवेबल, अब जरा से सुनिएगा, कमीशन रिसीवेबल इज अदर इनकम। इनकम और एक्सपेंस के अंदर फर्क क्या है? जो एक्सपेंस का अक्रूवल है वो तो लायबिलिटी होता है, लेकिन जो इनकम का अक्रूवल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आपने सर्विस दे दी है लेकिन आपको पैसे मिले नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, कमीशन रिसीवेबल 150 वाज गोइंग, इसका मतलब ये कि तुमने जो भी डील वील कट करानी थी वो करा दी है, तुम्हारा कमीशन अर्न हो चुका है, लेकिन $150 का कमीशन अभी तक ओइंग है। यानी कि तुम्हें जो अगली पार्टी, जो तुम्हारा कस्टमर या व्हाट्सोएवर, जिस भी पर्सन को तुमने सर्विस दी है, उससे तुम्हें $150 मिलने हैं। ऊपर जो हमने लोन इंटरेस्ट ओइंग पढ़ा या इलेक्ट्रिसिटी ओइंग पढ़ा, तो वो एक्सपेंस था। एक्सपेंस का ओइंग का मतलब यह है कि मुझे सर्विस मिल चुकी है और मैंने पैसे नहीं दिए, तो अब मुझे क्योंकि पैसे देने हैं तो वो करंट लायबिलिटी है। यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल इनकम है, और इनकम में अगर लिखा हुआ है कि ओइंग है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने सर्विस दे दी है लेकिन पैसे मिले नहीं है, तो मुझे पैसे मिलने हैं। तो इनकम के अंदर अगर कभी लिखा हुआ कोई ओइंग है, तो दैट रिप्रेजेंट्स करंट एसेट फॉर द बिजनेस। तो दिस 150 इज करंट एसेट फॉर द बिजनेस व्हिच विल बी रिकॉर्डेड इन एसओएफपी। और इसके साथ साथ जो कमीशन रिसीवेबल जो मुझे मिल चुका है, ऊपर जरा देखते हैं ना, कमीशन रिसीवेबल की एक अमाउंट गिवन तो थी। ये आप देखिए, कमीशन रिसीव की अमाउंट गिवन है, कितनी अमाउंट गिवन है कमीशन रिसीव की? ये रही $730। ये वो है जो मुझे मिल चुका है। अगेन क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस की फिगर है तो दैट्स अ पेड फिगर, कि मैंने कितना पे किया। इनकम की फिगर है तो दैट रिप्रेजेंट्स कि मैंने कितना रिसीव किया। $730 का कमीशन मुझे रिसीव हो चुका है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर 150 का ओइंग है। तो ओइंग है यानी अक्रूड है, मुझे मिलना है, मैं अर्न कर चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। क्रिस्टी ने 730 का कमीशन उसको मिल चुका है, लेकिन 150 का कमीशन वो अर्न कर चुकी है, उसको मिलना बाकी है। तो ये 150 यहाँ पे 730 के साथ, जस्ट लाइक जो हमारे इवन एक्सपेंस का भी ओइंग था तो वो ऐड हो गया था, तो इनकम का भी जो ओइंग है, अक्रूवल इनकम जो है वो ऐड हो जाएगी। आफ्टर विच एडजस्टमेंट नंबर 7 के अंदर क्या कहता है भाई? द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेसिफिक डेट ऑफ 200। दैट्स द कंफ्यूजन जो कि बच्चों को कंफ्यूज इस सवाल में कर, ये क्या होता है सर स्पेसिफिक डेट ऑफ 200 प्लस 2% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स। अब जो बच्चे तो सही से मेरे साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट पढ़ के आए हुए, उनको पता होना चाहिए स्पेसिफिक डेट क्या होता है, और अगर उनको नहीं पता है कि स्पेसिफिक डेट क्या होता है तो फिर फटे मुंह है। ठीक है, स्पेसिफिक डेट तब होता है कि भाई मेरे पास 10 कस्टमर है। लेट्स से मेरे पास अयान एक कस्टमर है, मूसा एक कस्टमर है, वासी एक कस्टमर है, जोहार एक कस्टमर है, आशिर एक कस्टमर है। इन सारे कस्टमर्स के ऊपर मुझे एक कस्टमर के ऊपर शक है। अच्छा, शक तो एक देखो, एक ब्रॉडर लेवल पे शक होता है। जो ब्रॉडर लेवल पे शक होता है वो क्या है? जो ब्रॉडर लेवल पे शक होता है, नहीं एलमंड, 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 हाँ आप फिर बोले। तो जो ब्रॉडर लेवल पे शक होता है वो तो तमाम ट्रेड रिसीवेबल पे है ना, कि भाई तमाम ट्रेड रिसीवेबल मुझे लगता है उनमें से कुछ परसेंटेज मेरा पैसा लेके भागेगी। लेकिन उन 10-15 कस्टमर में मुझे अगर एक कस्टमर का भी पूरा पूरा शक है कि कोई पैसा लेके भागे या ना भागे, ये शख्स पैसा लेके भागेगा, जो कि हमें पता है हमारी क्लास में कौन बंदा है जिसको हम बार बार डिस्कस करते हैं। खैर, तो अगर मुझे एक बंदे पे पूरा पूरा शक है कि भाई ये बता, अच्छा अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपको पूरा पूरा शक है तो बैड डेट नहीं, भाई बैड डेट थोड़ी है, वो पैसे लेके भागा नहीं है। मुझे शक पूरा है कि ये बंदा मेरे पैसे देगा नहीं, तो फिर उसके ऊपर मैं स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज करता हूं, जिसको यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फॉर ए स्पेसिफिक डेट ऑफ $200। कि आप, ये आपको लगता है कि भाई एक कस्टमर जिसने आपको 200 देने थे वो तो आपके 200 देगा नहीं, तो स्पेसिफिक प्रोविजन आप उसके ऊपर पूरे 200 की चार्ज कर रहे हो। और जो बाकी के ट्रेड रिसीबल रह गए, लाइक से हमारे पास टोटल ट्रेड रिसीबल कितना था? हमारे पास टोटल ट्रेड रिसीबल गिवन था, यहाँ पे किधर रहा? ट्रेड रिसीबल, ये रहा। ट्रेड रिसीबल हमारे पास टोटल गिवन था 6,200 का। इसमें से -800 हमने एक एडजस्टमेंट की वजह से करवाया है, तो अभी हमारे पास जो ट्रेड रिसीबल यानी कि बन रहा है वो 6,200 -800, दैट विल बी 5,400।
5,400 के ट्रेड रिसीवेबल में से मैं यहाँ आगे लिख भी देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 5,400। इस 5,400 के ट्रेड रिसीवेबल में से मैं, चलो इस एडजस्टमेंट को, पीवीडी के एडजस्टमेंट को यहाँ करके दिखाता हूँ। तो पीवीडी, अगर कभी किसी सवाल में स्पेसिफिक पीवीडी रिटर्न हो, और आपके पास मेरे नोट्स है तो आप जाके बेड डेट के नोट्स भी रेफर करिएगा, आखिरी पेज पे पीवीडी का एक सवाल भी दिया हुआ है जो कि एग्जैक्टली इसी तरीके का है जो अभी हम कर रहे हैं। तो पीवीडी, अगर तो स्पेसिफिक पीवीडी है, तो पीवीडी आपका निकालने का तरीका क्या होगा, स्पेसिफिक पीबीडी प्लस जनरल पीबीडी। स्पेसिफिक पीबीडी की अमाउंट हमेशा सवाल के अंदर गिवन होती है, जैसे कि सवाल के अंदर आप देख सकते हो स्पेसिफिक डेट कितने का है, 200 का बोला हुआ है, तो स्पेसिफिक पीबीडी 200 की हो जाएगी, प्लस जनरल पीबीडी जो कि मुझे कैलकुलेट करनी होगी। अच्छा, अब जनरल पीबीडी कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। क्यों सर थोड़ा सा मुख्तलिफ क्यों होगा? भाई अब देखो, तुम्हारे पास जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है वो 5,400 का पड़ा हुआ है, उसमें से तुम कह रहे हो कि यार 200 पे तुम मुझे 100% शके के पैसा लेके भागेगा, इसीलिए उसके ऊपर मैं स्पेसिफिक पीबीडी चार्ज कर रहा हूँ। तो जनरल पीबीडी अब 5,400 पे चार्ज नहीं होगी, बल्कि अब जनरल पीबीडी 5,400 माइनस 200 की तो आपने स्पेसिफिक पीबीडी चार्ज कर दी ना, तो 5,400 माइनस 200 करके जो फिगर आ रही है विच इज 5,200, उसके ऊपर जो रेट बनता है, क्या रेट बनता है उसके ऊपर गिवन है, 2% का। तो 5,400 माइनस 200 करके जो रेट बन रहा है, दैट विल बी लाइक व्हाट, दैट विल बी 4% ना, 2%। कैलकुलेटर्स निकाले और करें, 5,400 माइनस 200, दैट विल बी 5,200, 5,200 का 2% बताएं क्या आ रहा है? 5,200 का 2%। 102%। परसेंट थोड़ी आएगा यार, वो 102 आ रहा है ना, 104 102%। 104 104। तो आपका जो टोटल क्लोजिंग पीबीडी की कैलकुलेशन हो गई। अच्छा, इसके अंदर एक और स्टेप होता था जो कि अभी फिलहाल अभी हमें करने की ऐसा जरूरत पड़ी नहीं है। क्यों नहीं पड़ी सर? एक चीज याद है, हम लोग कहते थे कि भाई पीबीडी का जो रेट है वो लगेगा किसके ऊपर, नेट ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ना उसने कोई ऐसा बेड डेट नहीं दिया हुआ जो कि हमें राइट ऑफ कराना हो। अच्छा, अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल है और आप ये मुझसे कहो कि सर हमारे पास जो यहाँ पे बेड डेट गिवन है $200 का, इधर मैं मेंशन दिखाता हूँ आपको, ये जो बेड डेट गिवन है, नहीं 200 नहीं, $200 का, ये तो माइनस करा लेते आप हो सकता है ये कहो कि सर जो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल ठीक है आपने 5,400 का निकाला, उसमें से आपको सबसे पहले तो चाहिए था बेड डेट माइनस करें, क्योंकि आप हमें क्लासेस में पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि भाई पीबीडी का रेट हमेशा नेट ट्रेड रिसीवेबल पे लगेगा, पीबीडी का रेट हमेशा एनटीआर पे लगेगा, एनटीआर इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल माइनस बेड डेट, और अभी आप बेड डेट को माइनस नहीं करा रहे। तो मेरे भाइयों, वो जो बेड डेट की जो बात मैं करता हूँ कि एनटीआर निकालते हुए ट्रेड रिसीवेबल माइनस बेड डेट होगा, वो बेड डेट होगा जो अभी तक आपने अकाउंटिंग नहीं किया हुआ था। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर जो बेड डेट की फिगर रिटन है, तो ये वो बेड डेट की फिगर है जो को ट्रेड रिसीवेबल से डिडक्ट ऑलरेडी हुई हुई है। तो ये यहाँ पे जो आपके पास 6,200 का ट्रेड रिसीवेबल रिटन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें से आपका ये जो 200 का बेड डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रिटन है, वो सब्ट्रैक्ट होके 6,200 आया है। हाँ, अगर नीचे वो कहीं पीबीडी के एडजस्टमेंट के साथ ही कहता ना कि जनाब कुछ 2,000 3,000 या व्हाट्सोएवर एक सर्टेन अमाउंट का बेड डेट है विच इज टू बी रिटन ऑफ, विच इज टू बी रिटन ऑफ का मतलब यह है कि अभी तक उसको राइट ऑफ किया नहीं गया। तो अब उसको जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं कहूंगा कि यार ये क्योंकि अब रिकॉर्ड पहले से नहीं था, इस बेड डेट को जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल भी नीचे जाएगा, तो आपका एनटीआर नया कैलकुलेट होगा। लेकिन जो बेड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, पीबीडी की कैलकुलेशन करते वक्त उस बेड डेट से मैं एनटीआर यानी कि जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है उसको माइनस नहीं कराऊंगा। तो इसी वजह से 5,200 के ऊपर मैंने डायरेक्टली 2% लगाया। और आशीष मुझे क्या बता रहा है कि भाई सर आपके पास जो क्लोजिंग पीबीडी निकल के आई है फाइनली, 200 आपकी स्पेसिफिक थी, आपने जनरल निकाल ली कितनी, 104, 200 प्लस 104, ये आपके पास निकल के आ गई 304 क्लोजिंग पीबीडी। देन वी विल हैव टू कैलकुलेट चेंज इन पीबीडी। चेंज इन पीबीडी इज क्लोजिंग पीबीडी माइनस ओपनिंग पीबीडी, closing PBD minus opening PBD, which will be closing is 304, opening is what, opening हमारे पास given होगी, कितनी given है, 520 given है। तो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 520 था, दोनों को माइनस करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। दिस वुड बी अराउंड 16, 216 आ रहा है।
नेगेटिव 216 आ रहा है, अगर आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अब ये जो नेगेटिव 216 है, इफ चेंज इन पीबीडी इज नेगेटिव, तो हमने पढ़ा था कि इसका मतलब क्या है सर, कि आपकी ओपनिंग ज्यादा थी, दिख भी रहा है ओपनिंग 520 थी, क्लोजिंग 304 है। अगर पीबीडी डिक्रीज हुई है तो भाई डिक्रीज इन पीबीडी क्या होता है? डिक्रीज इन पीबीडी इज एन अदर इनकम फॉर द बिजनेस। डिक्रीज इन पीबीडी हुआ है विच इज एन अदर इनकम फॉर द बिजनेस, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या जाएगा? इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये 216 एज अदर इनकम जाएगा। और सर एसओएफपी में कौन सा पीबीडी जाएगा? एसओएफपी के अंदर जो क्लोजिंग पीबीडी इटसेल्फ कैलकुलेट हुआ था 304, वो निकल के जाएगा, जो कि ट्रेड रिसीवेबल से हमें पता है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो उसको हम एसओएफपी के अंदर ट्रेड रिसीवेबल से 304 को माइनस करेंगे। जबकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो चेंज इन पीबीडी आया है, यहाँ पे इस केस पे इस सवाल में नेगेटिव आ गया विच शोज डिक्रीज इन पीबीडी, तो अदर इनकम में जाएगा। अगर इंक्रीज इन पीबीडी आ जाता तो मैं उसको इनकम स्टेटमेंट में एज अ, जितने का भी इंक्रीज होता एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देता। आफ्टरवर्ड्स दिस इज वाज एडजस्टमेंट नंबर 7, जिसके अंदर ये स्पेसिफिक पीबीटी वाली बात मैंने बच्चों को देखा था परेशान करती है। वी हैव एडजस्टमेंट नंबर 8। इसके अंदर क्या कहता है? 1/2 ऑफ द 10% ऑफ लोन इज रीपेबल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2012। कहता है कि भाई 1/2 ऑफ द लोन, आपका जो 10% का लोन आपने लिया हुआ है उसकी टोटल अमाउंट कितनी है? 15,000 का आपका टोटल लोन है, 10% लोन के हुए ना 15,000 का। कहता है उसका 1/2, तो सीधे सीधे बात है 7,500 बन गया। कहता है कि दिस 1/2 ऑफ द 10% लोन इज रीपेएबल ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 अप्रैल 2012। अभी कौन सा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है? अभी अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है 30 अप्रैल 2011। तो कहता है कि भाई आपने 1/2 ऑफ द लोन विच इज 7,500, मैं लिख भी लेता हूँ 1/2 कितना बना भाई, 1/2 पूरा, अगर लेट से पूरा लोन 15,000 का था तो 15,000 का 1/2 इज 1/2 विच गिव्स मी 7,500। 7,500 कहता है कि आपको इसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर पे करना है, 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है। तो जो लाइबिलिटी, वैसे तो बैंक लोन इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो कि हमारे पास एनसीएल में रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्योंकि 1/2 ऑफ दिस लोन हैज टू बी रीपेड विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, तो अब ये 7,500 आपका करंट लाइबिलिटी में शो होगा। क्यों करंट लाइबिलिटी में शो होगा? क्योंकि दिस इज टू बी रीपेड विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। और जो रिमाइंडर 7,500 बचा, 15,000 में 7,500 एक साल के अंदर पे करना है, बाकी 7,500 उसके बाद पे करना है, तो बाकी का 7,500 का जो लोन है दैट विल स्टिल बी पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर उसने कभी भी लोन के लिए बोला हुआ है कि भाई जो भी आपका लॉन्ग टर्म लोन चल रहा है उसका इतना परसेंटेज या इतना पार्ट या इतना हाफ जो है वो आपने विद इन अकाउंटिंग ईयर या विद इन सम डेट पे करना है, जो कि एक साल के अंदर अंदर आ रही है, तो जितना भी पार्ट आपको एक साल के अंदर अंदर पे करना है उसको आप करंट लायबिलिटी में शो करोगे। जो पार्ट एक साल के बाद भी पे कर सकते हो वो आपका सीधा सीधा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर रिकॉर्ड रहेगा। लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 9। Depreciation is to be provided as follows. Equipment 10% per annum on cost, फौरन फौरन निकाल लेते हैं depreciation हाथ के हाथ। तो 10% per annum on cost will be, सबसे पहले इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी? डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन की एक बड़ी हेडिंग, उसके नीचे पहले इक्विपमेंट आ जाएगा। 10% per annum on cost इक्विपमेंट के लिए कहा हुआ, फिर कहा हुआ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल इक्विपमेंट हेल्ड एट 30 अप्रैल 2011 रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ परचेज। हमने डेप्रिसिएशन को बड़ा अच्छे से उसके अंदर पॉलिसी पढ़ी थी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिसीज व्हाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वन इज, जो कि सबसे ज्यादा रिपीटेडली यूज है, जो कि इधर भी यूज हो रही है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। सेकंड इज full year's depreciation in year of disposal and no depreciation in year of purchase. And the third one is pro rata basis, के मंथ बाय मंथ जितने महीने के लिए एसेट रखा है सिर्फ उतने महीने के लिए आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो यहाँ पे क्योंकि उसने कहा है भाई पूरी साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो जो भी एसेट साल के एंड में पड़ा हुआ है, तो इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी थी? इक्विपमेंट 48,000 प्लस 1200 दैट इज 49,200 उसकी कॉस्ट आ गई। और 49,200 के ऊपर जो उसने, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ही कहा हुआ है इट्स चार्ज ऑन कॉस्ट, तो 49,200 के ऊपर 10% लगाया, तो दैट गिव्स मी 4,920। दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। काफी सिंपल थी। आगे फिर मोटर व्हीकल के लिए क्या कहता है? मोटर व्हीकल्स 25% बाय द आरबीएम मेथड, देयर वर नो एडिशंस और डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर। तो ये भी बड़ा सिंपल है, बस आरबीएम मेथड उसने कह दिया, तो खैर इतनी कोई मसले की बात नहीं है। मोटर व्हीकल्स हमारे पास कितने की थी? 36,000 की थी।
मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन 10,800 थी। आरबीएम मेथड में हमें पता है कि रेट किसके ऊपर लगता है, नेट बुक वैल्यू के ऊपर लगता है। तो मोटर व्हीकल की सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी, which can be calculated as simply cost minus accumulated depreciation, where the cost of motor vehicles are $36,000 minus the accumulated depreciation which is 10,800, और दोनों को माइनस कराऊंगा तो नेट बुक वैल्यू आएगी, और इस नेट बुक वैल्यू के ऊपर जो रेट गिवन है 25% का वो अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर मोटर व्हीकल भी निकल कर आ जाएगा। तो 36,000 माइनस 10,800 इंटू 25%, बताएं क्या वैल्यू निकल के आ रही है डेप्रिसिएशन की। भाई कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है कि तुम लोगों को 10 मिनट लगेंगे, जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है, 36,000 माइनस 10,800 इंटू 25%। 6,300। 6,300। ये तुम लोग क्या मुंह में पान जमा के बैठे हो, क्या कर रहे हो, हैं? पान चबा रहे हो क्या? कौन कौन है? मुस्तफा, निहाल, क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं, मुंह में पान चबा के बैठे हो, मजे से बैठे हो कि बस ठीक है सुकून चल रहा है? और ये लोग सुन रहे कहाँ हैं भाग सर, गए, सुन रहा हूँ। मुस्तफा? सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सुन रहे ये दोनों दोस्त तुम्हारे किधर भाग गए? पता नहीं सर, वो मोटर अयान व्हीकल आया की था, वो भी डेप्रिसिएशन, निकल गया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन हमारे पास है $6,300। तो ये आपका डेप्रिसिएशन चार्ज के अंदर हम इसको सिंपली रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ वी आर डन विद एडजस्टमेंट्स। ये नो एडजस्टमेंट थी जो मैंने आपको स्टार्ट करवाते हुए सवाल कहा था कि थोड़ा सा लेंदी सवाल है। इट इज वन ऑफ बिकॉज वन ऑफ द रीजंस के ये सवाल लेंदी है, कि इसका रीजन ही यही है कि इसके अंदर एडजस्टमेंट थोड़ी ज्यादा है, नो एडजस्टमेंट्स हैं इसके अंदर। खैर, वी आर डन विद द एडजस्टमेंट्स। आफ्टरवर्ड्स हमसे क्या सर क्या हुआ है, प्रिपेयर द इनकम लेकिन मोटर स्टेटमेंट व्हीकल ट्रेड। का भी नेटबुक वैल्यू पे नहीं हो सकता? क्या मोटर व्हीकल का नेटबुक वैल्यू तो निकाल के उस पर तो रेट अप्लाई किया मैं है। कह रहा हूँ मोटर इक्विपमेंट का व्हीकल पूछ रहे ट्रायल हो? बैलेंस में जो दिया हुआ है वो कभी नेटबुक वैल्यू पे नहीं दिखाते वो लोग? हाँ, वो दिखा सकते हैं, अगर दिखाएंगे तो वो कहेंगे, लेकिन इस केस में सर्टेनली दिस वाज नॉट द टेंशन केस, दे रहे क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग से गिवन था और मोटर व्हीकल जो गिवन था वो कॉस्ट पे था। अगर कहेंगे तो सर, वो तो कह देंगे कि भाई डिप्रिशिएशन 8 तो, नेटबुक वैल्यू या 8 कैरिंग अमाउंट। अच्छा, डिप्रिशिएशन माइनस होके नहीं आती क्योंकि कॉस्ट पे। कॉस्ट है तो कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी तो नेटबुक वैल्यू निकल के आई है। हाँ, सही। जो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट लगाने के लिए जो नेटबुक वैल्यू निकाली थी वो 36,000 माइनस 10,800 करके तो निकाली थी, और उसी के ऊपर हमने रेट अप्लाई किया। देन ओके। afterwards we will make our income statement। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट हम स्टार्ट करेंगे सेल से। सेल्स हमारे पास जो रेवेन्यू गिवन था कितने का गिवन था, सेल्स रेवेन्यू हमारे पास गिवन था। अब मेरा सारा काम हुआ हुआ है, अब मुझे सिंपली फिगर्स उठानी और फिगर्स उठा के सही जगहों पे डालनी है। तो रेवेन्यू हमारे पास गिवन है कितने का, रेवेन्यू हमारे पास गिवन है 1,08,000 का। सेल्स हमारे पास आ गई 1,08,000 की। उसमें से वी विल सब्ट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस हो जाएंगी, लेस सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न के बाद, सेल रिटर्न थी ना हमारे पास इसमें, हाँ हमारे पास सेल रिटर्न यहाँ पे गिवन है। सेल रिटर्न कितनी गिवन है, 4,800 की गिवन है। तो सेल्स माइनस सेल रिटर्न 1,08,000 माइनस 4,800, क्या आया फाइनल आंसर बताइए। नेट सेल्स क्या आ रही है हमारे पास? 1,03,200। 1,03,200। देन हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी गिवन थी, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थी। इन्वेंट्री थोड़ा सा काम था जो कि हमने शायद करा भी लिया था हाथ के हाथ ही। परचेजेस की हमारे पास, परचेजेस ऑफ गुड्स कितने गिवन है, ऑर्डिनरी परचेज ऑफ गुड्स हमारे पास गिवन थी 56,000 की। 56,000 में से हमने बात करी थी कि भाई 1,800 जो कि ड्राइंग्स थी वो क्या हो जानी है, वो माइनस हो जानी है। तो 56,000 माइनस 1,800, बताइए क्या आ रहा है। 54,200।
54,200. 200. Okay. अच्छा जी, परचेजेस के बाद हम परचेज रिटर्न्स को माइनस करा देंगे। परचेज रिटर्न्स हमारे पास कितने की हैं? परचेज रिटर्न्स हमारे पास हैं 2500 की। तो परचेज रिटर्न 2500 की माइनस हो जाएगी। विल राइट लेस परचेज रिटर्न 2500 माइनस हो जाएगा। एंड देन वी हैव आफ्टर परचेज रिटर्न्स हमारे पास कैरेज इनवर्ड्स तो इस वाले सवाल के अंदर नहीं था। कैरेज आउटवर्ड्स था, कैरेज इनवर्ड्स गिवन नहीं था। अगर कैरेज इनवर्ड्स भी होता तो उसको मैं यहीं पे रिकॉर्ड कर देता। अच्छा, और जो परचेजेस की फिगर मैंने निकाली है ना, जो कि मैंने 56,000 माइनस 1800 करके निकाली है, आई विल रिकमेंड कि आप उसको इस तरीके से भी दिखा दो, 56,000 माइनस 1800 ब्रैकेट के अंदर, ताकि एग्जामिनर को पता हो बच्चे ने कैसे निकाली है। वैसे तो 1 मार्क इसका फिगर पे ही होता है, बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करा रहे हो तो आप इस तरीके से उसको ब्रैकेट में करके दिखा दो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई, 8 परचेसेस हो गया, लेस परचेज रिटर्न हो गया। इसके अलावा और कोई चीज हमारे पास गिवन मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड गिवन नहीं है। तो वील गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वील गेट व्हाट? वील गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इन तीनों को 8 सब्ट्रैक्ट करें, बताएं क्या आ रहा है? 55,300. 55,300। और इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करा देंगे? माइनस करा देंगे, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी? इट वाज क्लियरली गिवन एज 4200। 55,300 में से 4200 जो है वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री का माइनस हो जाएगा। विल गेट द कॉस्ट ऑफ सेल। बताएं क्या कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ रही है? 51,100. 51,100। और उसको हम नेट सेल्स में से माइनस करा देंगे तो विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बताएं क्या आ रहा है? 52,100. 50 52,100. 52,100। दैट्स द ग्रॉस प्रॉफिट। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट हम क्या करेंगे? हम अदर इनकम्स को ऐड कर लेंगे। ऐड अदर इनकम्स। अदर इनकम्स। अदर इनकम तो हमारे पास सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा था भाई, जो डिक्रीज इन पीबीडी था वो भी हमने बात कर ली थी, इट्स अदर इनकम। तो वो अदर इनकम के सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 216 से क्या? डिक्रीज इन पीबीडी 216 से आ जाएगा। आफ्टर डिक्रीज इन पीबीडी हमने एक और अदर इनकम देखी थी जो कि कमीशन रिसीवेबल था। कमीशन रिसीवेबल हमारे पास कितना गिवन है? कमीशन रिसीवेबल हमारे पास गिवन है, अच्छा डिस्काउंट रिसीव भी गिवन है। ओके, डिस्काउंट रिसीव लिख देते हैं पहले। $400 का हमें जो मिला है, दैट्स अनदर अदर इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा वही हम डायरेक्ट अदर इनकम्स में ऐड करके नहीं लिख सकते, अलग से हेडिंग डालना जरूरी है? नहीं, अलग से, इट्स बेटर टू राइट दैट सेपरेटली। डिक्रीज इन पीबीडी आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास और क्या है? हमारे पास कमीशन रिसीवेबल था ना, तो कमीशन रिसीवेबल हमारे पास है कितने का? लेट्स सी, कमीशन रिसीव्ड हमारे पास है 730 प्लस 150, दैट विल बी 880। 730 प्लस 150, दैट विल बी 880। 880 का हमारे पास कमीशन रिसीव्ड आ गया। इसके अलावा तो कोई अदर इनकम मुझे नहीं दिख रही कि है हमारे पास। यही अदर इनकम्स थी और ये अदर इनकम्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। आफ्टर रिकॉर्डिंग दीज अदर इनकम मैं क्या करूंगा? इनका जो टोटल है वो टोटल निकालूंगा और वो टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट थी उसके अंदर ऐड कर दूंगा। सर तो ग्रॉस 800 ग्रॉस प्रॉफिट में आपने कॉस्ट ऑफ सेल किससे माइनस की? इससे नेट, ये हमारे पास जो नेट सेल्स निकल के आया था ना, सेल्स माइनस सेल रिटर्न करके नेट सेल्स जो आया था, इस नेट सेल्स में तो से मैंने ये जो टू कॉस्ट ऑफ थाउजेंड वन सेल्स है हंड्रेड है। सही सही। इसको माइनस किया, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। अच्छा जी, अब हम ये जो अदर इनकम हमने लिखी है इनको ऐड करेंगे। तो 880 प्लस 400 ये हो जाएगा हमारे पास 1280। 1280 प्लस 200 दैट वुड बी 1480। एंड 1480 प्लस 16 ये हो जाएगा 1496। और इसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर लूंगा तो बताए मेरे पास क्या आंसर निकल के आ रहा है? 52,100 प्लस 1496। 53,596. 53,596
दैट्स ग्रॉस, अब इसका भी कोई नाम नहीं होता लेकिन हमें पता होना चाहिए, दैट्स जीपी प्लस अदर इनकम। आफ्टरवर्ड्स हमने अब एक ही सेक्शन लिखना है विच विल बी लेस एक्सपेंसेस। मेरा क्योंकि सारे काम देखो जो मेजर काम था एडजस्टमेंट का वो हुआ है, अब मैं बस ऊपर जा रहा हूँ। ऐड सब्ट्रैक्ट भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि किस चीज को ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या अमाउंट, तो मुझे अब कोई एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेस एक्सपेंसेस मैं एक एक करके सारे एक्सपेंसेस लिखूंगा। पहला एक्सपेंस मेरा रेंट था। अब देखो रेंट से रिलेटेड अगर कोई मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ इसका मतलब इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, तो मैं इसको उठा के सीधा ऐसी रेंट को 4,000 एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। रेंट आ गया 4,000 का एक्सपेंस। रेंट के बाद मेरे पास और कौन सा एक्सपेंस है? आफ्टर रेंट आई हैव गॉट जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 6,000 माइनस 1,200, ये आपके पास आ जाएगा 4,800 जनरल एक्सपेंस। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ तो इट्स ऑलवेज बेटर कि मैं उसको छोटा सा ब्रैकेट बना के दिखा भी दूं कि भाई ये 4,800 मेरे पास 6,000 माइनस 1,200 करने की वजह से आया। आफ्टर जनरल एक्सपेंस वी हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 3,300 माइनस 460 होके आ रहा है, तो इंश्योरेंस 3,300 माइनस 460, that would be 3,000, 3,000, 2,900, 20, 80, 40, that will be insurance. आफ्टर इंश्योरेंस हमारे पास है सैलरीज। सैलरीज के अंदर भी देखो कोई एडजस्टमेंट कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा तो एज इट इज जाएगी। सैलरीज 14,000। आफ्टर सैलरीज आई हैव व्हाट, सैलरीज के बाद मेरे पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 2,000 प्लस 380, तो 2,000 प्लस 380 करके जा रहा है, विच विल बी 2,380। 2,000 प्लस 380, 2,380। आफ्टर वर्ड्स आई हैव इलेक्ट्रिसिटी के बाद कैपिटल कोई एक्सपेंस नहीं है। मोटर एक्सपेंसेस गिवन है कितने के? 4,900 के, तो मोटर एक्सपेंसेस चले जाएंगे 4,900 के। देख रहे हो मैंने शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया ताकि मैं बोला कि भाई कोई एक एक्सपेंस भी मेरा मिस ना हो। मोटर एक्सपेंस 4,900 आ जाएगा। आफ्टर मोटर एक्सपेंस हमारे पास और क्या है? बेड डेट्स हमारे पास थे 200 के, बेड डेट्स आ जाएंगे 200 के। इसके अलावा कोई बेड डेट अगर नीचे एडजस्टमेंट में होता तो वो भी इंक्लूड हो जाता, लेकिन इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट में है नहीं तो इंक्लूड नहीं हो रहा। फिर जो पीबीडी था वो तो इस केस में क्योंकि डिक्रीज इन पीबीडी था, अदर इनकम था, तो वो इधर चला गया। वरना अगर इंक्रीज इन पीबीडी होता तो मैं उसको बेड डेट के नीचे जो भी एक्सपेंस होता वो रिकॉर्ड कर लेता। आफ्टर बेड डेट्स ड्रॉइंग कोई एक्सपेंस नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल अगेन नॉट रेलेवेंट, ट्रेड पेबल नॉट रेलेवेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नॉट रेलेवेंट, इन्वेंट्री नॉट रेलेवेंट, 10% लोन नॉट रेलेवेंट, लोन इंटरेस्ट यस रेलेवेंट। लोन इंटरेस्ट कितने का था? 1,250 जो पे हुआ था प्लस 250, टोटल लोन इंटरेस्ट इनकर्ड 1,500 का था, तो लोन इंटरेस्ट 1,500। लोन इंटरेस्ट 1,250 प्लस 250, दैट विल बी 1,500। आफ्टर दैट लोन इंटरेस्ट के बाद हमारे पास क्या है? कैरेज आउटपुट, दैट्स अगेन एन एक्सपेंस। 700 का कैरेज आउटपुट आ जाएगा। कैरेज आउटपुट 700 का कैरेज आउटवर्ड्स आ गया। आफ्टरवर्ड्स वी हैव कैरेज आउटवर्ड के बाद हमारे पास है कमीशन रिसीव, तो इनकम था चला गया। ऑर्डिनरी गुड्स परचेज नॉट रेलेवेंट, रेवेन्यू जा चुका है, परचेज रिटर्न जा चुका है, सेल रिटर्न जा चुका है। डिस्काउंट अलाउड नहीं गया, बट डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। $600 का डिस्काउंट अलाउड का एक्सपेंस जाएगा। आफ्टर डिस्काउंट अलाउड व्हाट एल्स हैव गॉट? डिस्काउंट अलाउड चला गया, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव इनकम है जा चुका है, पीबीटी डिक्रीज हुआ था जा चुका है। इक्विपमेंट एट कॉस्ट यानी कि इनकी जो डेप्रिसिएशन के रेट चार्जेस थे वो जाएंगे, तो डेप्रिसिएशन का चार्ज इक्विपमेंट का भी था, मोटर व्हीकल का भी था, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, दो डॉट्स मैंने दिए, और पहले मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, ये एक सॉर्ट ऑफ हेडिंग हो गई, और फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन की फिगर थी वो कितनी थी? 4,920, तो वो 4,920 इधर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इक्विपमेंट में जाएगा। और इसी तरीके से नीचे उसके मोटर व्हीकल। तो ये एक तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एक हेडिंग है, उसके नीचे फिर जितने भी नॉन करंट एसेट तो उनकी जितनी भी डेप्रिसिएशन जो मैंने कैलकुलेट किया वो रिकॉर्ड होती जाएगी। तो मोटर व्हीकल की 6,300 करी थी, तो मोटर व्हीकल की 6,300 चली गई।
एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो कि एग्जिस्ट करता हो मैंने इंक्लूड ना किया हो, तो इसका टोटल कर लें। जो एक्सपेंसेस मैंने जितने भी लिखे हैं ना, रेंट से लेके मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन तक, इन तमाम एक्सपेंस का टोटल करें और बताएं क्या आ रहा है। तीनों करो, तीनों करो, ताकि गलती हो किसी से तो पता चल सके। 47140। 47140 चेक कर लो भाई, तुम लोग भी अपने पास यही फिगर आ रही है? जी। ठीक है, तो ये टोटल एक्सपेंसेस की फिगर आ गई। ये जो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम वाला 53596 निकाला था, इसको मैं 47140 से माइनस करा लूंगा, तो आई गेट व्हाट, आई गेट द प्रॉफिट फॉर ईयर। तो बताएं क्या प्रॉफिट फॉर ईयर निकल के आ रहा है? 53596 माइनस 47140। 6456। 6456, दैट्स माय एक्सपेंस, दैट्स माय प्रॉफिट फॉर ईयर। यहाँ पे हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। आफ्टर इनकम स्टेटमेंट उसने हमें बनाने का बोला है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, तो वो भी हम बना लेते हैं। अच्छा, अभी इसमें कोई डबल चेक करने का तरीका है कि आपने सही किया है गलत किया? प्रॉफिट को डबल चेक करने का कोई तरीका नहीं है, हाँ अलबत्ता पूरा सवाल ठीक किया नहीं किया इसको डबल चेक करने का तरीका ये होता है कि भाई आपके जो टोटल एसेट्स के एसओएफपी का बैलेंस है और जो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का बैलेंस है वो बराबर हो गए, तो इट मीन्स कि भाई आपका प्रॉफिट भी सही निकल के आया है और आपकी एसओएफपी भी जो है वो बिल्कुल ठीक बन गई है। उसके बाद भी बैलेंसिंग के बाद बहुत कम, मतलब हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि बैलेंस हो रहा हो आंसर और फिर भी एरर हो, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा कि यार सवाल बैलेंस हो गया और उसके बाद भी बच्चे ने एरर किया, वो चांसेस उसके बहुत ही कम होते हैं। तो वील मेक द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर वील फर्स्ट रिकॉर्ड द थ्री कॉलम्स, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, और उससे ऊपर जो है डॉलर डॉलर के साइन डाल देते हैं। एंड सबसे पहला जो हमारे पास आता है दैट इज नॉन करंट एसेट सेक्शन। नॉन करंट एसेट के अंदर हमारे पास दो नॉन करंट एसेट हैं, दोनों जाएंगे। पहला हमारे पास जो नॉन करंट एसेट था वो था इक्विपमेंट, और दूसरा हमारे पास जो था दैट वाज मोटर व्हीकल। तो इक्विपमेंट के अंदर जो कॉस्ट थी वो कितनी कॉस्ट थी? इक्विपमेंट के अंदर हमारे पास कॉस्ट थी नॉन करंट एसेट की कोई 48,000 प्लस 1200, दैट वाज 59,000, 49,200। तो इक्विपमेंट की कॉस्ट चली जाएगी कितनी? 49,200। डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो जाएगी ना, दैट विल बी द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए अब आपके पास जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे गिवन है ना इक्विपमेंट की, दैट इज 14,400। ये मैंने आपको बता दिया ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। आप अब क्योंकि एसओएफपी क्लोजिंग डेट पे बना रहे हो, तो आपको क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लिखना है। तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की 14,400 थी, और प्लस चार्ज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर कितना है? 4,920 है। तो अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा भाई कि साल के शुरू में हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो 14,400 की थी इक्विपमेंट की। इस साल हमने फर्दर 4,920 की डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज की है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एट द क्लोजिंग डेट, जो कि एसओएफपी में रिकॉर्ड होगा। तो बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका? 19,320। 19,320। 19,320 is the accumulated depreciation for equipment, और कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो मेरे पास नेटबुक वैल्यू आएगी। तो 49,200 में से 19,320 माइनस करें, बताएं क्या नेटबुक वैल्यू निकल के आ रही है? 29,880। 29,880। देन व्हीकल के लिए भी सेम काम होगा। व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? व्हीकल की कॉस्ट हमारे पास गिवन थी 36,000। तो सबसे पहले व्हीकल की कॉस्ट आ जाएगी 36,000। उसके बाद हमारे पास जो व्हीकल की डेप्रिसिएशन थी वो कितनी गिवन थी, वो निकालनी पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल।
जो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल है वो तो मुझे पता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थी, दैट वाज 10,800। और 10,800 के अंदर जो मैं चार्ज फॉर ईयर है, जो इस साल मैंने चार्ज करी है, वो कितनी चार्ज की है? 6,300। तो 10,800 प्लस 6,300 बताएं क्या आ रहा है? 17,100 आ रहा है। 36,000 में से 17,100 माइनस कर लें तो द नेट बुक वैल्यू दैट विल गेट इज गोइंग टू बी 20, 20, 19, 18,900। तो ये हमारे पास दो नॉन करंट एसेट्स थे, हमने उनकी कॉस्ट, उनकी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उनकी क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू लिख ली। सिर्फ नेट बुक वैल्यू का टोटल लूंगा और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा। तो 29,880 प्लस 18,900, 18,900 को टोटल करें तो बताएं क्या आ रहा है? 48,780 आ रहा है। आप लोगों के कैलकुलेटर नहीं चल रहे हैं। तो ये नॉन करंट एसेट का टोटल आ गया। फिर मेरे पास कौन सा सेक्शन बनेगा? करंट एसेट्स का सेक्शन बनेगा। ये चेक करते रहना, मैं दिमाग से ही करके लिख रहा हूँ, तो आप अपने पास कैलकुलेटर में भी चेक करते रहना, अगर कोई फिगर गलत है तो मुझे बता देना। करंट एसेट में अब आपके पास सबसे पहले क्या चीज आ जाएगी? करंट एसेट में फर्स्ट ऑफ ऑल वील रिकॉर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आएगी जो गिवन थी यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर, दैट वाज 4,200। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके करंट एसेट्स के अंदर पहली चीज आ जाएगी क्या? 4,200 सेकंड कॉलम में। आफ्टरवर्ड्स वील रिकॉर्ड द ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास देख लेते हैं कितने के गिवन थे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास गिवन थे, ये रहा, 6,200 माइनस 800, 5,400 के। तो 5,400 का ट्रेड रिसीवेबल फर्स्ट कॉलम में आएगा। और फिर मैं यहाँ पे करके लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीबीटी को माइनस कराऊंगा। कौन सी पीबीटी? क्लोजिंग पीबीटी जो हमने निकाली थी। तो हमने क्लोजिंग पीबीटी कितनी निकाली थी? हमने क्लोजिंग पीबीटी निकाली थी और बता भी दिया था मैंने कि एसओएफपी में जाएगी 304। तो एसओएफपी के अंदर क्लोजिंग पीबीटी माइनस होकर 304, 5,400 माइनस 304, दैट वुड बी 5,096। ये आपके सेकंड कॉलम में जाएगी। तो देखिए पहले मैंने नेट ट्रेड रिसीवर लिखे, उसमें से जो भी क्लोजिंग पीबीटी थी माइनस करा के जो नेट फिगर आया उसको मैंने सेकंड कॉलम में लिखा। तो पहली चीज क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, दूसरी चीज आपके पास ट्रेड रिसीवेबल आ गए। इसके बाद आपके जो भी अदर रिसीवेबल थे जो मैंने मेंशन किए थे ऊपर, इसमें से आपका एक एक कमीशन रिसीवेबल मैंने मेंशन किया था कि करंट एसेट है, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको मैं चाहूँ तो एक अदर रिसीवेबल लिख के अगर जितने भी सारे मेरे पास रिसीव करने के पैसे हैं वो लिख लूं, या मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग भी मेंशन कर सकता हूँ कि मैं कमीशन रिसीवेबल अलग लिखूं और भी अगर कोई रिसीवेबल है तो उसको अलग लिखूं। बोथ आर एक्सेप्टेबल, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐड करके लिख रहा हूँ तो मुझे मेक श्योर करना है कि फिर जो जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसको ब्रैकेट में डाल के दिखाऊं कि भाई ये चीजें ऐड हुई हैं, तो जाके जनाब जो है ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आया। तो कमीशन रिसीवेबल 150 था, ये आपका करंट एसेट था। इसके साथ साथ एक और कोई आपका प्रीपेड एक्सपेंस भी था, हाँ, इंश्योरेंस प्रीपेड एक्सपेंस था 460 का, वो भी ऊपर लिखा हुआ है करंट एसेट है। तो सारी चीजें मैं पूरा सवाल एनालाइज करके कर चुका हूँ, अब मैं कोई खास मुझे काम नहीं करना। अब बस जो है मैंने चीजें उठा के सही लिखनी है। तो हमारे पास ये आ गया इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको मैं सिर्फ प्री पेमेंट भी लिख के भी छोड़ सकता हूँ और प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दूँ तो जरा बेहतर रहेगा। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास जो हमारे बैंक के अंदर पड़ा हुआ पैसा है वो भी करंट एसेट है। तो बैंक के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,600 प्लस 800, दैट विल बी 3,400। और क्योंकि अगेन प्लस माइनस हो रहा है तो मैं उसको प्लस माइनस करते हुए दिखाऊंगा। 2,600 प्लस 800, दैट विल बी 3,400। कैश ब्रैकेट में दिखाऊंगा 2,600 प्लस 800, 3,400 उसका फाइनल टोटल निकल कर आ गया। इन सबको ऐड कराऊंगा तो करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। बताएं करंट एसेट्स का क्या टोटल आ रहा है? ये जो 4,200 से लेके 3,400 तक सारी फिगर है, इन सबको ऐड करें तो करंट एसेट्स का टोटल आएगा। 13,306। 13,306 ये करंट एसेट का टोटल आ गया। ऊपर हमने नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू का भी टोटल लिखा हुआ था, इन दोनों को ऐड कराएं तो हमारे पास टोटल एसेट्स की फिगर निकल के आ जाएगी। बताएं क्या है टोटल एसेट्स की फिगर? 62,086। 62,086, 62,086 हमारे पास जो है क्या आ गया? हमारे पास टोटल एसेट्स निकल कर आ गए।
चेक कर लिएगा भाई आंसर सब लोग, बाद में अगर बैलेंस नहीं हुआ ना और मैंने देखा प्लस माइनस की गलती थी तो खैर नहीं है। सर मेरे पास 18,402 आ रहा है, ऊपर वाला। कौन सा? ये वाला? हाँ। 4 + 5 9 पीपीडी लेस नहीं। होगा और फिर 5096 ऐड होगा ना। क्या क्या क्या? 304 माइनस होगा, फिर हम्म। 5096 ऐड होगा ना पीपीडी में। 1596 कौन सा? नहीं 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 भाई, ये जो मैं 5096 लिखा है ये इन दोनों को माइनस करा के ही तो लिखा है। 5400 अच्छा। माइनस 304 करके, तो उससे सेकंड कॉलम की जो फिगर्स हैं वो ऐड होगी। हाँ फिर सही है, फिर सही। अच्छा, तो टोटल एसेट 62086 के आ गए। देन वील राइट द इक्विटी एंड लाइबिलिटी। हेडिंग लिखूंगा पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की, और उसमें जो सबसे पहला सेक्शन बनता है वो इक्विटी का बनता है, तो मैं फिर सब हेडिंग लिखूंगा क्या, इक्विटी की। ये सब हेडिंग आ गई। और इक्विटी को मैं स्टार्ट करूंगा विद ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन था। कितना गिवन था ओपनिंग कैपिटल? हमारे पास कैपिटल गिवन था इस कैपिटल, ये रहा भाई। 44,000 का ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन था। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 44,000, ट्रायल बैलेंस से निकाला मैंने। उसके बाद हमारा अगर प्रॉफिट फॉर ईयर है तो मैं उसको ऐड करा दूंगा, अगर लॉस होता तो उसको क्या करा देता, माइनस करा लेता। तो यहाँ पे इस केस में जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी उसमें प्रॉफिट फॉर ईयर था। और कितना प्रॉफिट था फॉर द ईयर? हमारा जो प्रॉफिट था वो था 6456। 6456 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। हमारे पास इसमें से फिर जो ड्राइंग्स है, टोटल ड्राइंग्स है वो माइनस हो जाएंगी। और टोटल ड्राइंग्स हमारे पास आई थी कोई 6,000 मेरे ख्याल से, कुछ एक फिगर गिवन थी। ड्राइंग्स ये नहीं, ड्राइंग्स हमारे पास 6,000 गिवन थी, और फिर प्लस 1,800 जो हमने गुड्स की ड्राइंग करी थी, तो हमारी टोटल ड्राइंग 7,800 की है। तो वो ड्राइंग यहाँ पे माइनस हो जाएंगे 7,800 की। इन सबको 8 सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो आई गेट क्लोजिंग कैपिटल। कराएं और बताएं क्या आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल। 42,656. 42,656, that's the closing capital. Afterwards, I'll record the non-current liabilities. Non-current liabilities. नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ एक बैंक लोन ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। और वो बैंक लोन, अब अगर कोई यहाँ पे 15,000 लिख देगा ना तो वो गलत हो जाएगा। जो मैं एडजस्टमेंट यहाँ पे पढ़ रहा था तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई बैंक लोन के अंदर अब जो सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी है वो 7,500 की है, क्योंकि बाकी जो वन हाफ है वो आपको क्योंकि विद इन ईयर पे करना है। तो जो सिर्फ रिमेनिंग वन हाफ है विच इज 7,500, वो सिर्फ अब जो है एज ए नॉन करंट लाइबिलिटी शो होगा। बाकी का 7,500 करंट लाइबिलिटी में ही शो होगा। तो ये 7,500 की नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई बैंक लोन की। अच्छा, बैंक लोन तो नहीं लिखा हुआ, उसने सिर्फ लोन लिखा हुआ है। उसने जो सिर्फ लोन लिखा हुआ है तो फिर मैंने लोन की अमाउंट लिख ली कितनी, 7,500। 7,500 का लोन लिखने के बाद जो है हमारे पास आगे देखते हैं कौन सी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद वी हैव टू रिकॉर्ड द करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक तो हमारे पास जो बैंक लोन का हाफ पोर्शन था वो भी करंट लाइबिलिटी है। बैंक लोन, बैंक लोन नहीं है ये, सिर्फ उन्होंने लोन लिखा हुआ है तो हम भी सिर्फ लोन ही लिखते हैं। लोन रीपेबल, अच्छा मैं पूरी बात जरा लिख देता हूँ लंबी करके थोड़ी सी, ताकि आपको भी समझ में रहे। लोन रीपेबल विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स लिख लें या 1 ईयर लिख लें, एक ही बात है। तो दैट विल बी द लोन जो कि आपकी करंट लाइबिलिटी में आ रहा है, जो कि 7,500 है। फिर हमारे पास ट्रेड पेबल भी है। ट्रेड पेबल हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन था, देख लेते हैं कितने का गिवन है। ट्रेड पेबल हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन था कोई जनाब 3,800 का। तो ट्रेड पेबल आ जाएगा 3,800 का। आफ्टरवर्ड हमारे पास कुछ अक्रूवल्स भी थे जो हमारे अदर पेबल थे, तो वो अदर पेबल्स भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। हमारे पास सबसे पहले दो अदर पेबल्स तो बड़े क्लियरली गिवन थे, सबसे पहले उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड गिवन था और एक लोन इंटरेस्ट था। तो इलेक्ट्रिसिटी 380 और लोन इंटरेस्ट 250। 380 और 250, 380 और 250, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी ओइंग।
और उसके नीचे मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट ओइंग। एंड इसके अलावा भी तो मेरे ख्याल से कोई और नहीं है, चार ही ये थे, और तो कोई करंट लायबिलिटी देख लेते हैं, एक नजर मार लेते हैं। हम्म, नहीं, इसके अलावा तो और कोई करंट लायबिलिटी लेके जाने वाली नहीं थी। तो जरा करंट लायबिलिटी का टोटल निकालने में बताए क्या आ रहा है। 7500 प्लस 3800 प्लस 380 प्लस 250। बताएं क्या आ रहा है करंट लायबिलिटी का टोटल। 11,930। 11,930 दैट्स करंट लायबिलिटी का टोटल। उसके बाद वी रिकॉर्ड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये कैसे निकल के आएगा भैया, आप देखिए सबसे पहले आपके पास क्लोजिंग कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तीनों को ऐड कर लें। 42,656 प्लस 7,500 प्लस 11,930, तीनों का टोटल बताएं क्या आ रहा है। 62,086। 62,086, और ये आपके टोटल एसेट्स के बराबर। तो निहाल, आप जो पूछ रहे थे ना हमजा भाई चेक क्या होता है, तो चेक फाइनली मिलता है और आपको पता चलता है कि भाई क्वेश्चन आर हुआ या पार हुआ। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्वेश्चन पार हो गया, बिकॉज आर टोटल एसेट्स आर इक्विवेलेंट टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो कि बेस्ड होता है ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ टोटल एसेट्स। हमें पता है कि भाई जो एसेट्स होते हैं दे आर आइदर ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी कि या तो वो कैपिटल से आते हैं या वो आते हैं आपकी लाइबिलिटीज से। तो हमारा टोटल एसेट 62,086, क्योंकि बराबर हो गया है इक्विटी प्लस लायबिलिटी विच इज अगेन 62,086। तो हम कहेंगे कि भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक कर लिया। बताइए जनाब, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई सवाल, किसी भी चीज में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताएं। जी आशिर, क्लियर है। हाँ। निहाल, क्लियर है। मुस्तफ़ा, कोई सवाल है तो बताएं। नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। चले ठीक है, तो हमने पहला सवाल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।